photosynthesis occurs in two phases. The light reactions convert solar energy to chemical energy, produce ATP and NADPH. Convert होती है chemical energy में in the form of ATP and NADPH2. ये जो लाइट रिएक्शन है ये सूरज की रोशनी में अंजाम पाता है और इसमें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के बाद उसे कन्वर्ट कर देते हैं ATP और NADPH2 में। इसके बाद वाले फेज़ को हम डार्क रिएक्शन या केल्विन बेंसन साइकिल का नाम देते हैं। इस फेज़ में लाइट की डायरेक्ट ज़रूरत नहीं होती है और इसमें जो लाइट रिएक्शन में मौजूद ATP और NADPH2 हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। अब देख लेते हैं इसमें क्या प्रोसेस आगे हो रहा है। द केल्विन साइकिल मेक्स शुगर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड होकर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है और प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिड्यूस्ड होगी विद द हेल्प ऑफ ATP और NADPH2। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको रिड्यूस किया जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ATP और NADPH2। ये जो ATP और NADPH2 हैं ये एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं। ये अपनी एनर्जी देंगे रिडक्शन के प्रोसेस में और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होगा और इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और जब इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगी CHO में। अब ये जो CHO है ये है कार्बोहाइड्रेट और इस तरीके से प्लांट अपना फूड तैयार कर लेंगे। अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें सूरज की रोशनी में लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर C6H12O6 के अंदर और साथ में क्या चीज़ बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। अच्छा, ये सारा जो प्रोसेस है ये मैं शुरू में समझा चुकी हूँ, जो पहले इसके लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका रिव्यू करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है पहले फेज़ में क्या हुआ, हमें रिडक्शन के लिए ATP और NADPH2 की ज़रूरत है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो डार्क रिएक्शन में रिड्यूस्ड होगी विद द हेल्प ऑफ ATP और NADPH2। और ये ATP और NADPH2 कहाँ बने हैं, लाइट रिएक्शन में बने। तो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं ATP और NADPH2 वो डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी C6H12O6 में और प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेगा। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो दो प्रोसेस में होती है, एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। द ATP एंड NADPH आर यूज टू असेंबल शुगर्स। अब देखें ये मैंने अभी आपको यही बात समझाई थी कि ये ATP और NADPH2 जो हैं वो शुगर को शुगर की असेंबलिंग में यूज़ होते हैं, यानी कि इससे शुगर फॉर्म होती है एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जब शुगर फॉर्म हो जाती है तो फिर वो आगे फर्दर जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, लिपिड्स में कन्वर्ट हो जाती है, फैट में कन्वर्ट हो जाती है। वो उसके अलग अलग प्रोसेस हैं कि अगर वो क्लोरोप्लास्ट में ही रहेगी तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर वो साइटोप्लाज्म में शुगर चली जाएगी तो फिर वो किसी और प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। वो हम आगे डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है हमारे पास, इसे मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये डायग्राम है हमारे पास, इससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखें, अब यहाँ पे हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज़ क्लोरोप्लास्ट। ये जो आपको पूरा नज़र आ रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है, सही, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। अब इस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर हमने प्रीवियसली वीडियोस में क्या देखा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन होती है जिससे हम ग्रेना का नाम देते हैं। दिस इज़ ग्रेना, बहुत सारे ग्रेना और सिंगुलर इज़ ग्रेनम एंड मोर देन वन इज़ ग्रेना। तो अगर अभी फ़िलहाल ये वन ग्रेना है तो ये ग्रेनम है। ये ग्रेनम है, थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो स्टैक की फॉर्म में, ये एक थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है, ये दूसरी थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है, ये तीसरी थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है और ये स्टैक की फॉर्म में एक पाइल की फॉर्म में अरेंज हुई हुई है। तो हम इसे किस चीज़ का नाम दे रहे हैं, ग्रेनम का नाम, ये ग्रेनम का नाम दे रहे हैं। अब जब हम इसे ग्रेनम का नाम दे रहे हैं तो दिस इज़ नॉट ओनली वन ग्रेनम, यहाँ पे बहुत सारे ग्रेना मौजूद होते हैं, लेकिन समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे
एक ही ग्रैनम जो है वो बनाया गया है। अब यहाँ पे ये ग्रैनम है, तो ये जो थाइलोकाइड मेम्ब्रेन का ग्रैनम है, इसमें हो रहा है लाइट रिएक्शन। ये ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल जो है वो एक पिगमेंट मॉलिक्यूल है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये क्लोरोफिल ए है हमारे पास, ये ग्रीन कलर का है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है इन दी फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए जो होता है वो रिएक्शन सेंटर में मौजूद होता है, और एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो एंटीना कॉम्प्लेक्स में भी मौजूद होता है। और ये बहुत सारे क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल जो हैं वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के बाद पर्टिकुलर रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल ए के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइट। देखें यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ये यहाँ पे लाइट पड़ रही है। जब यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन अंजाम पा रहा है, यहाँ पे हमारे पास हो रहा है लाइट रिएक्शन। दिस इज लाइट रिएक्शन डन। अब यहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा है। अब लाइट रिएक्शन में हमारे पास किसकी ज़रूरत है, अभी हमने इक्वेशन देखी थी। अब इक्वेशन में हमने क्या देखा था, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी, सही है, हमने वाटर की बात की थी, ये भी हो गया। ये एक ओवरऑल इक्वेशन है। तो हम देख लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन से वाले फेज़ में जा रही है और वाटर किस फेज़ में जा रहा है, ये वाली बात की थी। फिर हमने साथ में क्या बात की थी, क्लोरोफिल की बात की थी, और फिर साथ ही इसके साथ हमने बात की थी लाइट की बात की थी। अभी इस बात को यहीं पे ही हम रखते हैं कि इस इक्वेशन का आधा पार्ट, इस इक्वेशन के आधे पार्ट में, इस इक्वेशन के आधे पार्ट में हमारे पास क्या क्या मौजूद है। हमारे पास देखें लाइट रिएक्शन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड नज़र नहीं आ रहा है। ये एक ओवरऑल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड नज़र नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे मौजूद है, लाइट रिएक्शन में मौजूद नहीं है। यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, हमारे पास वाटर मौजूद है, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन लाइट रिएक्शन। ये यहाँ पे देखें हमारे पास वाटर मौजूद है, सही हो गया। यहाँ पे हमारे पास लाइट भी मौजूद है, सही है, और यहाँ पे हमारे पास क्लोरोफिल भी मौजूद है। ये रहा ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, अभी मैंने आपको समझा दिया। क्लोरोफिल मौजूद है, लाइट मौजूद है और वाटर मौजूद है। इस इक्वेशन की तीन चीज़ें इस वक्त लाइट रिएक्शन में मौजूद हैं। अब देखें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अब क्या होगा, अब हम आ जाते हैं केल्विन साइकिल के ऊपर। क्या, अच्छा, अब यहाँ पे लाइट रिएक्शन है, यहाँ पे थी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, वाटर था, और क्या था, क्लोरोफिल था, और क्या थी, लाइट थी, ये थी। अब यहाँ पे हम चले जाते हैं, यह है C6H12O6, और क्या है, ऑक्सीजन है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP and NADPH2। लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH2। ये दोनों जो हैं वो हाई एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं। लाइट जो हमारी फोटोन की फॉर्म में थी वो कन्वर्ट हो गई है केमिकल कंपाउंड्स में ATP और NADPH2 में। अब ये ATP और NADPH2 में कन्वर्ट होने के बाद अब ये ATP और NADPH2 कहाँ जा रहे हैं, दूसरे फेज़ में जा रहे हैं, जिसे हम केल्विन साइकिल का नाम देते हैं। कहाँ जा रहे हैं, केल्विन साइकिल में जा रहे हैं। केल्विन साइकिल में हमारे पास कहाँ क्या मौजूद है, ये वाला जुज़ है हमारे पास, ये कंपोनेंट है, ये रिएक्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास केल्विन साइकिल में मौजूद है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में मौजूद है तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो वाटर था, वाटर का हाइड्रोजन किसको रिड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, सही है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CHO में। ये एक जर्नल फार्मूला है, C6H12O6, 6CH2O। जब हम CH2O की बात करते हैं तो एक जर्नलाइज कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें रेशो का क्या है, 1:2:1, 1:2:1, C6H12O6। ओके, किया, इसके बाद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गई है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन कहाँ से आया है, वाटर से हाइड्रोजन आया है, और इसने किसको रिड्यूस कर दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया है। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गई है तो वो किस में कन्वर्ट हो गई है, शुगर में कन्वर्ट हो गई। प्लांट ने अपना फूड बना लिया। और जनाब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड हुई है हाइड्रोजन से, ये ऐसे ही रिड्यूस नहीं हो गई है, इसमें एनर्जी लगानी पड़ी है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस्ड होने के लिए हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन ऐसे ही ऐड नहीं हो जाएगा,
काफ़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये एनर्जी कौन देगा? ये लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, ATP और NADPH, अपनी एनर्जी देंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो सके हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में निकल के सामने आ रही है? C6H12O6 की फॉर्म में। सही है। अब जब ATP और NADPH कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करवाएंगे ना, तो खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इस ATP में से ये ATP अपना एक फॉस्फेट रिलीज़ करेगा, थर्ड वन, टर्मिनल वन। देखें, अगर आप लोगों को पता हो तो ATP जो होता है ना, वो होता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या है? कि इसके अंदर 3 फॉस्फेट मौजूद हैं। इन दी ATP 3 फॉस्फेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट। A ट्राइफॉस्फेट P+P, और थर्ड वन जो है वो इस तरह से लिखते हैं। जो थर्ड वन होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, और ये जो वेवी लाइंस हैं ये पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल कर रही हैं। अब जब ये फॉस्फेट जिसके अंदर थर्ड वन के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी है, ये अपनी एनर्जी किसको दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड को की रिडक्शन में दे देगा। तो ये ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट निकल जाएगा। तो ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट निकलेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? बताएं। ADP में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे आपको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट नज़र आ रहा है? सही है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। और ये जो आपको फॉस्फेट नज़र आ रहा है, ये फॉस्फेट साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में। तो ये जब ADP लाइट रिएक्शन में जाएगा तो ये इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है अपने साथ अटैच करवाकर दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही अटैच नहीं होगा। इसको किसकी ज़रूरत होगी? लाइट एनर्जी की ज़रूरत होगी। लाइट एनर्जी ATP को फिर कंबाइन करवाएगी फॉस्फेट के साथ, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर ये दोबारा रिसाइकल होकर ATP में कन्वर्ट होगा, फिर देन ATP में कन्वर्ट होगा, फिर ADP में कन्वर्ट होगा, और फिर इस तरह ATP साइकिल चलता रहेगा। अच्छा, अब आप कहेंगे मिस ये NADPH का क्या हुआ? तो ये जो NADPH है ये किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है? NADP पॉजिटिव चार्ज। NADP पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? कि इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया। किसको हाइड्रोजन दे दिया? इसने अपनी रिडक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन यूज़ किया अपना एनर्जी को कंबाइन करवाने के लिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो वाटर का हाइड्रोजन है ये आपस में कंबाइन हो जाए। तो ये जब कंबाइन होगा तो ये हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकल गया, NADPH में से ये जो हाइड्रोजन था ये बाहर निकल गया। जब इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो ये क्या हो गया? इसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो रिलीज़ हो गए। तो जब किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है? वो चीज़ हो जाती है ऑक्सीडाइज। और जब वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाती है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो NADP क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये जब ऑक्सीडाइज हो गया तो ये दोबारा कहाँ जा रहा है? रिसाइकल होने के लिए लाइट रिएक्शन में जा रहा है। जब ये लाइट रिएक्शन में जा रहा है तो लाइट एनर्जी फिर दोबारा इसके साथ किस चीज़ को कंबाइन करवा देगी? हाइड्रोजन को कंबाइन करवा कर इसे किस में कन्वर्ट कर देगी? NADPH2 में कन्वर्ट कर देगी। किस में कन्वर्ट कर देगी? NADPH2 में कन्वर्ट कर देगी। अब ये जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है ना, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन भी मौजूद हैं, क्योंकि वाटर स्प्लिट हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रही है। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद हैं। ये वाटर है ना, इसके हाइड्रोजन इसमें मौजूद हैं। तो ये हाइड्रोजन किसके साथ ऐड हो जाएगा? NADP के साथ ऐड होने के बाद इस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये बाहर निकल रही है। ऑक्सीजन कहाँ निकल रही है? बाहर निकल रही है। अब जब मैंने आपको इक्वेशन में बताया था तो मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। जब हम कहते हैं कि दरख्तों के नीचे बैठना चाहिए, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है सुबह के वक्त, तो इसका मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही होती है। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन निकलती हुई बाहर दिख रही है बाय प्रोडक्ट के तौर पर। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? वाटर की फोटोलाइसिस हो रही है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट हो रहा है। वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है तो इसमें से क्या निकल रहे हैं? हमारे पास 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, और इसमें से क्या निकल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। वाटर है, हाइड्रोजन है ना, कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या है?
ये 2 हाइड्रोजन है ना वाटर के, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और क्या होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे। और ये भी तो है ऑक्सीजन का एटम है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ऑक्सीजन का एटम, एक है H2O, 2 हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का एटम। अब सिर्फ एक ही वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल भी है, वो भी स्प्लिट हो रहा है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है, बहुत सारे हैं। सिर्फ एक ही वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत सारा वाटर का मॉलिक्यूल्स है। 2 इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा है, 2 प्रोटॉन फिर दोबारा है और फिर ऑक्सीजन दोबारा आ गया। अब इसको जमा करें, सम करें इसे, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जब टूटेंगे, फोटोलाइसिस होगी, लाइट एनर्जी इनको तोड़ देगी, तो कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 प्रोटॉन हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में मिलेंगे तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन है ये इस तरह से रिलीज हो रही है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। 20 मिनट